Welcome dear students to today's video where we will discuss what is macroeconomics. Dear students, economics has two branches, micro and macro. Micro deals with the study of individual units whereas macro deals with the study of entire economy. We can see the various variables on this main slide showing the total income, trade cycles, savings, total investment, and so on. So, today we will discuss what is macroeconomics. बच्चों, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं अध्ययन हेतु. प्रथम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र. व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करती है, जबकि समष्टि व्यापक एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समग्र चरों का अध्ययन करती है. आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, उसका प्रकार एवं उसकी क्या सीमाएं हैं, इसका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे. सर्वप्रथम अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर देखते हैं तो मैक्रो शब्द का सर्वप्रथम उपयोग प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने 1933 में किया था. इसका उद्भव 16th और 17th सेंचुरी में मर्केंटाइलिस्ट अर्थशास्त्रियों के साथ हुआ, जिन्होंने संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन महत्वपूर्ण माना था. 18th सेंचुरी में फिजियोक्रिट्स ने समष्टि अर्थशास्त्र को अपने टेबल इकोनॉमिक्यू में अध्ययन के रूप में लिया और 19वीं शताब्दी में प्रोफेसर वॉलरस, विक्सल, फिशर आदि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसके विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया. इसके उपरांत प्रोफेसर कैसल, मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और हॉटरे ने मुद्रा परिमाण एवं सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत प्रतिपादन कर इसको और अधिक विकसित किया. किंतु जो प्रमुख श्रेय जो जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को, या जिसके नाम से जोड़ा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को, वो है प्रोफेसर कीन्स, जिन्होंने 1930 की मंदी के दौरान जनरल थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का प्रतिपादन किया. अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र का जो दूसरा पैरेलल नाम या दूसरे नाम से जो पुकारा जाता है वो जनरल थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से ही जाना जाता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है. अब हम देखते हैं कि समष्टि का क्या क्षेत्र है, उसकी क्या प्रकृति है, या उसका क्या उसके अंतर्गत हम किन वेरिएबल्स का अध्ययन करते हैं. सो मैक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विद एवरेजेस कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी, just as such as national income, total employment and so on. अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो समग्र और औसत चरों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है. इसके जो प्रमुख चर हैं वो हैं जैसे कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, कुल विनियोग, कुल उपभोग, कुल बचत, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर आदि आदि. अर्थात कहने का तात्पर्य है, जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है. समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन जब हम करते हैं तो उसमें प्रमुख दो परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं. एक तो प्रोफेसर एक्ले की और दूसरी प्रोफेसर बोल्डिंग की.
प्रोफेसर एक्ले के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो कार्य व्यवस्था है उसका अध्ययन करता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हाथी से तुलना की गई है, जिसमें हम हाथी का कुल आकार, कुल साइज और उसकी फंक्शनिंग किस प्रकार की है इसका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संपूर्ण या समग्र रूप से जब सभी चरों का अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें हमारा जो कंसर्न है वो व्यक्तिगत इकाइयों या व्यक्तिगत पार्ट से या इंडिविजुअल पार्ट से हमारा लेन देन नहीं होता। इट स्टडीज़ द कैरेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट, अर्थात दूसरी तुलना जो प्रोफेसर एक्ले ने की है अर्थव्यवस्था की वो फॉरेस्ट से की है, जिसमें उन्होंने कहा वी आर ओनली कंसर्न विद द नेचर ऑफ द फॉरेस्ट एंड नॉट ऑफ द इंडिपेंडेंट ट्रीज विच इट कंपोज ऑफ, अर्थात वो किन वृक्षों से या किन पेड़ पौधों से वन बना हुआ है इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, किंतु संपूर्ण वन की किस प्रकार से प्रकृति है, क्या नेचर है, क्या कैरेक्टर है, उससे हमारा ताल्लुक रहता है। अर्थात जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समग्र चरों का अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब scope and importance of macroeconomics. We see the first point is that it studies with the working of the economy as a whole, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में हमें सहायता प्रदान करता है समष्टि अर्थशास्त्र। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न कार्यकारिणी किस प्रकार की है, कुल उत्पादन कितना है, कुल राष्ट्रीय आय कितनी है, कुल उपभोग कितना है, कुल विनियोग कितना है, इन सब चरों का हम समग्र रूप से औसत रूप से समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। सेकेंड इज इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़। जब हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य व्यवस्था का पता होता है तो हम नीति या सरकार को नीति निर्माण करने में सरलता रहती है, चाहे वो लेबर से कंसर्न्ड हो, चाहे उद्योग से कंसर्न्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हो। किसी भी नीति का निर्धारण जब पूरी इकोनॉमी की व्यवस्था के बारे में या पूरे अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर के बारे में जब सरकार को जानकारी होती है तो वो किसी भी क्षेत्र की आर्थिक नीति का निर्धारण कर सकता है। तीसरा, जो सामान्य बेरोजगारी है पूरे अर्थव्यवस्था में कितनी व्याप्त है उसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण जो इसका टॉपिक है या कहिए क्षेत्र है वो है राष्ट्रीय आय। संपूर्ण राष्ट्र की आय की संरचना, उसका स्थिति किस प्रकार से वो एक इंडेक्स के रूप में, वेलफेयर इंडेक्स के रूप में कार्य करती है, कैसे हम दूसरे राष्ट्रों से राष्ट्रीय आय की तुलना कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय एवं जो विभिन्न अवधारणाएं राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई हैं, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी आदि का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर इसके अतिरिक्त हम आर्थिक विकास यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास के इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस प्रकार से इकोनॉमी आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होती है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, और विभिन्न जो सिद्धांत
आर्थिक विकास के प्रतिपादित हुए हैं, उसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसी के बाद हम मॉनेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, सरकार की राजकोषीय नीति कैसी है, आर्थिक नीति के क्या उद्देश्य हैं और मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की किस प्रकार से वर्किंग है, किस प्रकार से वो अप्लाइड हैं पूरी अर्थव्यवस्था में और उनके गोल्स अचीव हो रहे हैं या कितनी सफलता उन नीतियों को प्राप्त होती है व्यावहारिक रूप से, इन सब का हम अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम जो है व्यापार चक्रों का अध्ययन करते हैं कि व्यापार चक्र जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिप्रेशन, तो इन सब का भी अध्ययन और इनसे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और जब हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी होती है तो उसके आधार पर हम व्यक्तिगत इकाई का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से कर सकने में समर्थ होते हैं। अब इसके उपरांत, क्षेत्र के उपरांत हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्या प्रकार हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र 3 प्रकार से बताया जाता है। पहला मैक्रोस्टैटिक, सेकंड मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक एंड थर्ड मैक्रो डायनेमिक। देखिए इस पे चित्र के द्वारा हम स्थैतिक विश्लेषण को बता सकते हैं। इसमें एक्स अक्ष पर आय है और वाई अक्ष पर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बताया गया है। इसमें एग्रीगेट डिमांड के 2 चर लिए गए हैं, एक तो उपभोग और दूसरा विनियोग। साम्य वहाँ है जहाँ समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। समग्र पूर्ति को 45 डिग्री एंगल पे जो सीधी रेखा ओरिजिन से दर्शाई जा रही है या बनाई गई है वो एग्रीगेट सप्लाई को दर्शाती है, जबकि समग्र मांग के 2 जो चर लिए गए हैं वो C+I के द्वारा दर्शाए गए हैं। इक्विलिब्रियम की अवस्था E पर है जहाँ समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है। हम इसको स्थिर संतुलन मानकर चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं है, ये आखिरी संतुलन है और इसके बाद ना ही उपभोग में परिवर्तन होगा ना विनियोग में। तो जब हम ई बिंदु का अध्ययन करते हैं तो ये समष्टि स्थैतिकी विश्लेषण कहलाता है, जहाँ OY स्तर का आय का निर्धारण होता है, यानी कि राष्ट्रीय आय जो निर्धारित होती है वो OY होती है। हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो स्थिर या स्थैतिक व्यवस्था है वो एक काल्पनिक है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, प्रगति आदि देखने को मिलती है। तो जब किसी भी चर में परिवर्तन होता है, अगर सपोज विनियोग में परिवर्तन होता है, प्रारंभिक जो साम्य है वो E0 पे है जहाँ C+I यानी कि समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है और I जो है वो OY 0 है। किंतु कुछ समय उपरांत जब परिवर्तन होता है और विनियोग में वृद्धि होती है जो कि डेल्टा I से दर्शाई गई है,
तो नया मांग वक्र C प्लस आई प्लस डेल्टा आई है, और नया साम्य जो है वहाँ EN पर है, जहाँ नया मांग वक्र पूर्ति वक्र के बराबर है, और I का निर्धारण OYN है। तो पहली स्थिति में अगर हम E0 और EN यानी कि पुराने और नए संतुलन की तुलना करते हैं तो ये कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस या तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण कहलाता है। इस चित्र की सहायता से हम प्रावेगिकी या डायनेमिक मैक्रो एनालिसिस का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हम प्रावेगिकी मीन्स परिवर्तन, तो हम इसमें जो साम्य अवस्था है इनका अध्ययन नहीं करते, इसमें हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था E0 से EN पर पहुंचती है। जो परिवर्तनों की प्रक्रिया है, जो चेंजेस हैं जो कि डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं, उन परिवर्तनों की श्रृंखला का हम अध्ययन जब करते हैं तो वो मैक्रो डायनेमिक्स कहलाती है। देखिए, जब प्रारंभ में T0T विनियोग में वृद्धि होती है तो गुणक क्रियाशील होता है और I में वृद्धि होती है OY0 से OY1। जब I में वृद्धि होती है तो उससे मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने से या उपभोग बढ़ने से त्वरक क्रियाशील या एक्सेलरेटर क्रियाशील होता है, और विनियोग में वृद्धि होती है जो कि डॉटेड लाइन से T+1 दर्शाया गया है। पुनः इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने से आय में वृद्धि होती है जो T+2 के द्वारा दर्शाया गया है, और आय में वृद्धि होती है Y1 से YN यानी कि गुणक क्रियाशील होता है। जब प्रेरित विनियोग अर्थव्यवस्था में किया जाता है तो पुनः मल्टीप्लायर या गुणक क्रियाशील होने से आय में कई गुना वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्वरक और गुणक दोनों की इंटरैक्शन से अर्थव्यवस्था E0 से EN पर पहुंचती है। तो when we study these changes, when we study how the economy moves from E0 to EN, this is known as macro dynamics. Last, we will study what are the limitations of macroeconomics. हम अंत में ये कि समष्टि अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं हैं, उसका प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन यानी कि विरोधाभास। देखिए, जो एक व्यक्ति के लिए सच होता है वो आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लागू हो या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही हो। जैसे सपोज अगर एक व्यक्ति बचत करता है और इसके साथ साथ अगर सभी अर्थव्यवस्था के सभी लोग बचत करने लग जाएं तो क्या होगा कि कुल मांग घट जाएगी। कुल मांग घटेगी, विनियोग कम किया जाएगा, विनियोग कम किया जाएगा, रोजगार कम होगा या बेरोजगारी फैलेगी या छटनी होगी। तो इस तरह से आय, उत्पादन और रोजगार का स्तर घटता है। तो हम इस एक छोटे से उदाहरण के द्वारा ये स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर एक व्यक्तिशः सही है वो संपूर्ण व्यक्तिशः सही हो, यह आवश्यक नहीं है। इसी तरह दूसरा उदाहरण हम बैंक्स का भी दे सकते हैं। जब तक कि एक, दो या थोड़े व्यक्ति बैंक से विड्रॉ करने जाते हैं अपना पैसा, तब तक तो सही है, किंतु सभी व्यक्ति, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सभी लोग अगर बैंकों के पास चले जाएं अपने पैसा विड्रॉ करने तो क्या होएगा, बैंक फेल हो जाएगा। तो पुनः हम ये
कह सकते हैं कि जो व्यक्तिशः सही है वो आवश्यक नहीं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी सही हो। फिर हम जब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम इसमें समग्र सभी वेरिएबल्स को होमोजीनियस मान लेते हैं, किंतु सभी चरों को गणना हेतु अगर हम होमोजीनियस मान लें तो यह सही मान्यता नहीं है, और जब मान्यता ही गलत हो तो उससे निकाले गए निष्कर्ष कभी भी सही नहीं हो सकते। थर्ड, एग्रीगेट वेरिएबल्स में नॉट बी इम्पॉर्टेंट नेसेसरली, यानी कि जो समग्र चर जो दर्शा रहे हैं या जो उनसे हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो एक्यूरेट है या सही है, यह आवश्यक नहीं है। अब जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ी तो हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में विकास हुआ, है ना। पर अगर सपोज राष्ट्रीय आय क्या है? समग्र है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो सभी लोग हैं उन सबकी आय को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। पर अगर सपोज उसमें एक ही वर्ग यानी कि सपोज रिचर सेक्शन की आय बढ़ती है तो भी औसत जो निकलेगा वो यही दर्शाएगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि है। तो क्या राष्ट्रीय आय बढ़ने से हम कह सकते हैं कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है या आर्थिक विकास हुआ है? क्योंकि उसमें जो जोड़ है वो रिचर सेक्शन, पुअरर सेक्शन, मिडिल क्लास सभी की आय को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि जो समग्र चर है वो महत्वपूर्ण हो या महत्वपूर्ण निष्कर्ष दर्शा रहा हो, यह आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से हम अत्यधिक अगर संपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं तो वो मिसलीडिंग भी हो सकता है, यानी कि हम उससे गलत निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, या जो नीति निर्माण है उसको हम व्यक्तिगत क्षेत्रों में लागू करते हैं तो भी इतनी सक्सेस नहीं हो सकती। और लास्ट एंड फाइनल जो है, देयर कैन बी स्टैटिस्टिकल एंड कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज़, यानी कि जब हम समग्र चरों को निकालते हैं, उनकी गणना करते हैं तो सभी चर जो हैं वो अलग अलग इकाई में होते हैं, तो उनको मतलब एक पैमाने पर लाना या उन सभी चरों का एक पैमाने पर अध्ययन करना उचित नहीं होता और कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए इस स्लाइड में कुछ मैक्रो वेरिएबल्स को बताया है। देखिए, चर आप जानते हैं कि चर दो प्रकार के होते हैं, वेरिएबल्स दो प्रकार के होते हैं, एक आश्रित चर और एक स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वह होता है जो किसी से प्रभावित नहीं होता, और आश्रित चर वह होता है जो कि दूसरों पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ उदाहरण लेके हम बताएं तो डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस। तो डिमांड जो यहाँ है वो आश्रित चर है और प्राइस जो है वो स्वतंत्र चर है, यानी कि मांग जो है वो कीमत से प्रभावित हो रही है। या कंजम्पशन इज़ फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन जो है वो आश्रित है और इनकम जो है वो स्वतंत्र चर है। इसी प्रकार से चर जो होते हैं वो जो पॉइंट ऑफ टाइम पे अध्ययन किया जाता है उनको हम स्टॉक और क्या कहते हैं कि स्टॉक वेरिएबल्स कहते हैं, और दूसरा होता है फ्लो वेरिएबल्स, यानी कि जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम पर स्टडी करते हैं वो फ्लो वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय और कैपिटल जो है जब हम एक समय बिंदु पर अध्ययन करते हैं तो वो स्टॉक वेरिएबल कहलाता है। तो यहाँ आपके लिए
कुछ प्रमुख समष्टि चर बताए गए हैं, इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, इनकम, टैक्स पेमेंट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, टोटल सेविंग्स, बिजनेस साइकिल्स, etc. Thank you so much.